नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेकंड क्लास सिविक्स के। तो अभी तक हमने इसके पहले जो क्लासेस पढ़े हैं सिविक्स के, उसमें 3 चैप्टर मैंने पढ़ा था। एक थी विविधता की समझ और दूसरी थी विविधता एवं भेदभाव और तीसरी थी सरकार क्या है। अब हम पढ़ेंगे चौथा चैप्टर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चौथा चैप्टर पंचायती राज। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं? यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से सभा में भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत में उनके लिए क्या योजना बनाई है। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया था। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों, छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर गांव पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हो उनका रिकॉर्ड रखना। ये सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाली तिजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सूर नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सूरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि ये बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तिजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस के जाता है, हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गाँव में पानी संरक्षण के लिए नए तरीके देखे हैं। वो उस गाँव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम अर्थात वाटर शेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का ये विचार बहुत अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा। गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसर पुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविजन खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वो गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सुखीबाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी जमीन है। इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है। वो मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीरचंद के दोस्त हैं। अब अमीरचंद को कौन कुछ कह सकता है? अमीरचंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें
ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर फुसर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वो नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाहें रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति ने गरीब रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था। वो शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो, इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले लोगों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। ग्राम पंचायत के काम सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव करना है। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना होता है। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि ही उनकी आमदनी के स्रोत के तौर पर होती है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान होते हैं। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो ये काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वे आपको याद हैं? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के लिए विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, तो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज किया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में ये निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है।
इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। ये तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। चैप्टर नंबर 5, पंचायती राज। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेजों का रख रखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। पंचायती राज को हम एक कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। वो कहानी का नाम है गांव में झगड़ा। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर जमीन है जिस पर वो कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया है। ऐसा करके उसने मोहन की जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वो थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। वो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन को एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, उसने सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको डर लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः ये तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने ये दुर्घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें? मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है। हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गांव इसी गांव के कार्य क्षेत्र में आता है। हम आपको बता दें कि हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। ये वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे? ऐसा ही कुछ यहाँ भी मैटर था। अब हम आगे चलते हैं। पुलिस थाने में होने वाला काम। जब सब लोग पुलिस थाने पहुँचे तो मोहन थानेदार के पास गया और इसे पूरा मामला बताया। उसने ये भी बताया कि वो अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल करने का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा सकती। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे ना बचाते
तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल करने के लिए उनके यहाँ पहुंचेगा। हम आपको वापस से बता दें कि पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाएंगे। राजस्व विभाग का काम। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत के मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे ये पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है? चलिए हम पता करते हैं कि ये कैसे किया जाता है। जमीन को नापना और इसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानून को कहते हैं। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। हम आगे देखेंगे। हर गांव के कर्मचारी के पास उस गांव के नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण होते हैं। ये पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वो एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। इसे जरीब कहते हैं। हमने जो ऊपर कहानी पढ़ी है उस कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर ये देख सकता था कि वो गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वो नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ खिसकाकर खेत की सीमा बदली गई है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। ये काम वो अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, इसलिए जरूरी है कि वो उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती होगी? तो चलिए हम वापस आते हैं। या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन में जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडे को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। ये वो भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005। हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता के मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में ये कानून बदला गया है। एक कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। ये कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होता है।
इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वो शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में माँ का हाथ बटाने आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और उसके दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। एक बिटिया की चाह। विरासत में मिला ये घर, पापा को अपने पिता से यही घर मिलेगा, मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ का हमारा क्या होगा? हमें बता दिया गया है कि मुझे पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना। नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती हैं। सुधा भी इसी निश्चिंतता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वो अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। दोस्तों, इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था और दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। इनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने ये भी देखा कि लोग कैसे उन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। दुग्ध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि। 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठी कीजिए और अपनी अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए कि इनकी कार्य प्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है। आपके लिए एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है। चैप्टर नंबर 6, नगर प्रशासन। एक गांव के मुकाबले में शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती हैं। यहाँ के बाजारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं। अस्पताल होते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार होती है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं? कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं? कौन लोग हैं जो ये सारा काम करते हैं? तो आइए उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट ना होने से शंकर हताश हो रहा था, इसलिए उसने इस उम्मीद से की कि वो कैच आउट हो जाएगी, एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। हुआ उल्टा ही। रेहाना ने उसकी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे ये मैंने क्या कर दिया? तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम ये नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगे। तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे उसे बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। पिछले हफ्ते उसने निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे। क्या आप दोबारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे? और ये पैसे देंगे किसको? गली की लाइट ट्यूबलाइट बदलता कौन है? माला का घर सबसे पास था। चारों भागकर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं, बस यही मालूम है कि नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने सुझाया, यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई हैं। जाओ उनसे पूछ लो, और माला तुम जल्दी घर वापस आना। यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी।
चारों दौड़कर खाला के घर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े जोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो। एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। ये सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती है। माला बोली, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम ये सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां ना फैले। ये स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। ये बाग बगीचों का रखरखाव भी करता है। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्था को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि ये फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो नगर निगम के एक लेखा विभाग अकाउंट में थी। बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियाँ बनाती थी। चूँकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही ये निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। उदाहरण स्वरूप, एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाएं, तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त अर्थात कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। तो नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं? रेहाना ने पूछा। वो कभी सोचना बंद ही नहीं करती। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद ये प्रयास करते हैं कि इनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखे जा सके। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया था। नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। नगर निगम ये राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर अर्थात टैक्स से आता है। कर वो राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों ने अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाएंगे तो टिकट पर ध्यान दीजिएगा, हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं
वहीं जनसंख्या कर एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह कर से अधिक देता है। फिर शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वो अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी, उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी। फिर बच्चों ने खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चल पड़ी। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए। फिर ऊंची आवाज में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वो जाता कहाँ है? बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया। इस सवाल का जवाब बड़ा मजेदार है। जैसा कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था। चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करने हटाया न जाए तो मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं और आसपास कुत्तों चूहों का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात ये थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लगता रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार न पड़ जाएं। लोगों का विरोध। यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें इन सब से बड़ी नाराज थीं। वे सलाह लेने मेरे पास भी आईं। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर ये बात नहीं कर सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है, उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले ही दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने आएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने को कहा। अर्जी ये थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी खराब है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के लोगों को दस्तखत लिए जा सके। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गईं। आयुक्त पूरे समूह से मिले, पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। जहांगीर ने झट से कहा। इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया। और नहीं तो क्या, उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया। गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। खाला के सेवानिवृत्ति के बाद से क्या क्या बदला है? यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वो ये है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और इसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। इसको निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वे काम अब निजी कंपनियां करती हैं। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है। कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक भी होता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते हैं। अगर काम करते हुए वे घायल हो जाए तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ती थी।
2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी है। ये तो बिल्कुल बम्बैया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ। माला ने कहा। वो अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मजा आया। उन्हें इसका आभास था उनको इनका आभास तो था ही कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया था। तब बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला, बस एक आखिरी सवाल और है। घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान है, वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसने लगी, बोली, अरे नहीं नहीं, ये तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, कांच जैसी न गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। सन 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला हुआ था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदल हो गई थी। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है।